Geography. What is the Iceland and what is the biogeography? What are the different factors which influence the species richness of the Iceland? And today we'll discuss most important question on Iceland biogeography. So let's talk about the Iceland biogeography. जब हम आइसलैंड बायोजियोग्राफी की बात करते हैं तो हमें आज इस लेक्चर्स में हम ये जानेंगे कि आइसलैंड बायोजियोग्राफी थियरी को किसने दिया था और आइसलैंड्स क्या होता है, बायोजियोग्राफी क्या होती है और किसी भी आइसलैंड के ऊपर जो स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है वो किन किन फैक्टरों से प्रभावित होता रहता है और स्पीसीज रिचनेस वहाँ पे कैसी होगी। तो आज हम इस सब के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में और साथ ही प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया CSIR में उसको भी सॉल्व करके बताएंगे। और ये आपके इकोलॉजी सेक्शन से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चन लगातार CSIR में आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आइसलैंड बायोजियोग्राफी को किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था। तो आइसलैंड बायोजियोग्राफी थियरी जो दिया था सबसे पहले यहाँ पे इसको दिया था मैक आर्थर एंड विल्सन। इसे कहते हैं मैक आर्थर एंड विल्सन थियरी भी कहते हैं। यह दिस थियरी एक्सप्लेन द स्पीसीज रिचनेस ऑफ आइसलैंड बायोजियोग्राफी। देखिए स्पीसीज रिचनेस को भी प्रमोट करता रहता है। इसको इक्विलिब्रियम थियरी भी कहते हैं, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम थियरी कहते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि किसी भी आइसलैंड पे स्पीसीज रिचनेस कितनी होगी, कैसे प्रभावित होती है, इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज़ द आइसलैंड। जब हम आइसलैंड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ फिगर्स आ जाते हैं कि आइसलैंड कैसा होगा, किस तरह का होगा, कहाँ पाए जाते हैं। तो पहले सबसे पहले हम आइसलैंड करते हैं। लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे कि एनी एरिया ऑफ द लैंड स्मॉलर देन कंटिनेंट इंटायरली सराउंडेड बाई द वाटर। वह कोई एरिया जो कंटिनेंट से छोटा होता है और चारों तरफ वाटर से घिरा हुआ होता है उसे कहते हैं आइसलैंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक डायग्राम में देख रहे हैं, चारों तरफ से ये क्या है, वाटर से घिरा हुआ है, चारों तरफ से ये वाटर से घिरा हुआ है और बीच में क्या है, आइसलैंड बराबर। आइसोलेटेड कहते हैं कि आइसलैंड चूँकि बाकी लैंड से आइसोलेटेड होता है इसलिए थोड़ा सा यूनिक हो जाता है उसके स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को जानना। और इस थियरी को सबसे पहले विल्मर एंड आर्थर साहब ने दिया था। तो हमें आज ये जानना है कि जो आइसलैंड मेन लैंड से हैबिटेट से थोड़ा दूर होता है तो उस पर किस तरह की स्पीसीज रिचनेस पाई जाती है और कैसे परिवर्तन दिखते हैं, हमको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हमारा भारत इंडिया से दूर अगर देखें तो हमारे पास दो आइसलैंड आपको दिखेंगे। एक तरफ आप देखें तो आपका है, आप अंडमान निकोबार आइसलैंड को देख सकते हैं और दूसरा श्रीलंका आइसलैंड, दोनों और इंडिया एज ए मेन लैंड है। तो भारत से जो पॉपुलेशंस पाई जाती है इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कहाँ पे ज़्यादा जाएगा, कहाँ लोग ज़्यादा जाना पसंद करेंगे और इससे वहाँ पे माइग्रेशंस कैसा हो रहा रहता है। तो इस थियरी के द्वारा हम जान सकते हैं कि अंडमान निकोबार को आप देख सकते हैं। तो आइसलैंड क्या होता है, आइसलैंड क्या होता है, जो समुद्र से चारों तरफ से घिरा हो, वाटर से चारों तरफ से घिरा हुआ हो, ऐसा एरिया जो मेन लैंड से अलग हो और उस पर स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है ये जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आइसलैंड बायोजियोग्राफी को आपको समझना है तो सबसे पहले हमको कुछ टर्म समझने पड़ेंगे इकोलॉजी के, ताकि आप इजीली इसको आसानी से समझ सकें। जैसे कि इमिग्रेशंस क्या होता है, इमिग्रेशंस क्या होता है। अगर इमिग्रेशन क्या बात करें, द एक्ट ऑफ द समवन कमिंग टू लाइव इन अ डिफरेंट कंट्री। कहते हैं, एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स पाई जा रही हैं। यहाँ से कुछ बर्ड्स क्या हुआ, इधर की तरफ जा रही हैं। तो ये जब इधर से दूसरे, देखिए ये एक पॉपुलेशंस की बर्ड क्या होता है, दूसरी पॉपुलेशन के बर्ड में जा रही हैं। यहाँ जो पॉपुलेशन 2 है, यहाँ पॉपुलेशन 1 है, ये पॉपुलेशन 1 है, ये पॉपुलेशन 2 है। तो यहाँ से जो जा रही हैं बर्ड्स इधर जा रही हैं, ये होगा इमिग्रेशंस। और जो दूसरी पॉपुलेशन है यहाँ पे चूँकि आ रही हैं तो ये क्या होगा, इमिग्रेशन होता है।
तो इन दोनों टर्म को आपको समझना है कि इमिग्रेशन क्या होता है। किसी पॉपुलेशन से जब कोई बाहर जाता है तो इमिग्रेशन होता है, किसी पॉपुलेशन में जब कोई बाहर से इंडिविजुअल अंदर आता है तो उसे कहते हैं इमिग्रेशन है। तो इसको आपको समझना ज़रूरी है इस थियरी को समझने के लिए। कुछ टर्म्स और देखते हैं, क्योंकि इस पर CSIR के जो अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप पाते क्या हैं कि यहाँ पे कुछ तो स्टेटमेंट बेस का क्वेश्चन आता रहता है, कुछ क्या होता है ग्राफ प्लॉट करता रहता है। तो ग्राफ के अंदर भी आपको समझना पड़ेगा कि इमिग्रेशंस क्या होता है, एक्सटेंशंस क्या होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इमिग्रेशंस का मतलब एंट्री ऑफ न्यू स्पीसीज, एक्सटेंशन इमिग्रेशन का एग्जिट ऑफ द न्यू स्पीसीज होता है, मेन आइसलैंड हो सकता है। और कहते हैं कि जैसे एक ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इस ग्राफ को अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ के अंदर एक ग्राफ ये आपका है, यहाँ पे रेट दिया गया है, ये नंबर ऑफ स्पीसीज दिया गया है, यहाँ पे दिया गया इमिग्रेशन रेट, ऐसे इमिग्रेशन को दिखाया गया है, और इस ग्राफ में ये दिखाया गया है एक्सटेंशन है। तो इस ग्राफ के द्वारा आइसलैंड बायोज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इमिग्रेशन का मतलब पॉपुलेशन में आने वाला, एक्सटेंशन का मतलब वहाँ से एक्सटिंक्ट होने वाला, या इमिग्रेशन का मतलब बाहर जाने वाला। तो इसके बारे में आपको समझना है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात ये आती है कि आइसलैंड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो वेल्मर एंड आर्थर साहब ने सबसे पहले जो बात बताई कि किसी भी आइसलैंड को प्रभावित करने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपके होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे इमिग्रेशन और एक्सटेंशन रेट को डिसाइड करते हैं, वो साइज ऑफ आइसलैंड और डिस्टेंस ऑफ आइसलैंड फ्रॉम द मेनलैंड। मतलब कि जैसे इंडिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इंडिया है, इंडिया से पास में आपका देखिए आपका अंडमान निकोबार आइसलैंड है। तो इंडिया एक मेन लैंड हो गया, और इंडिया एक मेन लैंड हो गया, और वहाँ से दूर क्या आपका है, जो आपका अंडमान निकोबार है, नीचे की तरफ आपका श्रीलंका है। दोनों ही आइसलैंड है, और भारत से पॉपुलेशन का अगर मूवमेंट होना है, स्पीसीज़ का मूवमेंट है, पॉपुलेशन स्पीसीज़ का मूवमेंट है, अब ये डिसाइड करना है कि वो किधर ज़्यादा जाना चाहेंगी, श्रीलंका की तरफ जाना चाहेंगी कि अंडमान निकोबार की तरफ जाना चाहेंगी। तो इसके लिए दो फैक्टर बहुत डिसाइडिंग होता है कि श्रीलंका द्वीप जो भारत से करीब है या अंडमान निकोबार, पहले दूरी डिसाइड करती है। या दूसरा फैक्टर ये डिसाइड आप देख सकते हैं कि जो उनकी साइज़ किसकी बड़ी है, अंडमान निकोबार बड़ा है साइज़ के अकॉर्ड में कि आपका श्रीलंका है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि स्पीसीज़ का जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो कहाँ ज़्यादा होगा। तो ये दो फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसाइड किए गए हैं जो ये होते हैं। अब यहाँ पे कहा जाता है कि किसी भी आइसलैंड पे स्पीसीज रिचनेस, उस पर कितने लोग पहुँचेंगे, कितनी स्पीसीज वहाँ जा रही है, ये डिसाइड करने के लिए दो थियरी दी गई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइसलैंड बायोज्योग्राफी को एक्सप्लेन करने के लिए। पहला है आपका स्पीसीज एरिया हाइपोथेसिस, स्पीसीज एरिया हाइपोथेसिस, जो कहता क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज शुड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग साइज। स्पीसीज एरिया हाइपोथेसिस कहता है कि जैसे जैसे आइसलैंड की साइज़ बढ़ेगी वहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज भी बढ़ेंगी, और कहता है कि वहाँ पे एक्सटेंशन रेट क्या होगा, कम होगा। एक्सटेंशन रेट क्या होगा, लेस इन द हायर आइसलैंड। कहा जाता है कि स्पीसीज एरिया हाइपोथेसिस कहता है कि जैसे साइज़ बड़ी होगी आइसलैंड की, वहाँ में नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा आएंगी, क्योंकि रिसोर्स ज़्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल वहाँ कम है, कंपटीशन वहाँ कम है, तो एक्सटेंशन रेट भी कम होगा। और आपको पता है जब एक्सटेंशन रेट कम होगा तो स्पीसीज रिचनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। वहीं कहते हैं कि दूसरा जो फैक्टर डिसाइड करता है स्पीसीज डिस्टेंस हाइपोथेसिस। स्पीसीज डिस्टेंस हाइपोथेसिस क्या कहता है कि नंबर ऑफ स्पीसीज शुड डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आइसलैंड मेन लैंड से दूर होता जाएगा, नंबर ऑफ स्पीसीज का माइग्रेशन वहाँ बहुत कम होगा, और वहाँ पे स्पीसीज रिचनेस कम हो जाएगी। कारण क्या है, जो ज़्यादा दूर रहेगा वहाँ पे स्पीसीज को जाने में प्रॉब्लम होगी, साथ साथ बीच में बहुत सारे प्रेडेटर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सटेंशन बढ़ सकता है। इसलिए डिस्टेंस दूर होने की वजह से स्पीसीज़ का इमिग्रेशन वहाँ पे बहुत कम होगा। इमिग्रेशन कम होगा तो वहाँ पे स्पीसीज़ की संख्या भी कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो स्पीसीज़ डिस्टेंस हाइपोथेसिस कहता है कि जो आइसलैंड कम दूरी पे रहेगा मेन लैंड से, वहाँ स्पीसीज ज़्यादा जाने का चांस रहेगा, जो ज़्यादा दूर रहेगा वहाँ स्पीसीज का इमिग्रेशन रेट बहुत कम होगा। तो ये दो थियरी एक्सप्लेन करती हैं। इस तरह से जब हम बात करते हैं कि अभी तक आपने देखा कि लार्जर साइज, स्मॉलर साइज,
लेस डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस, आइसलैंड ज्योग्राफी पे क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ के स्पीसी रिचनेस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी आप देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन CSIR में आपके एग्जाम में आ रहे हैं ग्राफ के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ दिखाया गया है कि एक ग्राफ बना हुआ है आपका, एक तरफ रेट है, एक तरफ स्पीसीज ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज, यहाँ रेट है, एक कर्व आपका देखिए ये दिखाया गया है, ये आपका दिखाया गया रेट ऑफ इमिग्रेशंस, कि आइसलैंड जो नज़दीक है, जो बड़ा साइज है, उस पर रेट ऑफ इमिग्रेशन ज़्यादा होगा, जो दूर है आइसलैंड उस पर इमिग्रेशन रेट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको रेट ऑफ इमिग्रेशन ऐसे दिखाया गया है। और ये रेट ऑफ आपका है एक्सटेंशन होता है, कि वहाँ कंपटीशंस कितना ज़्यादा है, इसके वजह से सर्वाइवल फिटनेस पे क्या प्रभाव है, कितनी स्पीसीज एक्सटेंड करती हैं। तो यहाँ एक पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है कि जहाँ पर रेट ऑफ इमिग्रेशन और रेट ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन बराबर होता है, रेट ऑफ इमिग्रेशंस जितनी स्पीसीज आ रही हैं उतनी कितनी की डेथ हो रही हैं, जहाँ इक्वल होता है उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसे एस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CSIR में एक बार क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है, तो आपको एक बार पूछ हुआ है। इसको कहते हैं रेट ऑफ इमिग्रेशन, इसे कहते हैं रेट ऑफ एक्सटेंशन कहते हैं। इस तरह से आपको ग्राफ को स्टडी करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ की सहायता से एक केस मैं लेता हूँ, क्योंकि CSIR में लगातार ग्राफ देता है और उस पर क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आपको ये चीज़ दिमाग में फिट कर लेना है कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक केस मैं ले रहा हूँ कि जो मैं ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ, कंडीशंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लार्ज स्मॉल आइसलैंड बोथ आर इक्वल इन डिस्टेंस फ्रॉम द मेन लैंड। देखिए दोनों बराबर हैं डिस्टेंस पे, एक लार्जर आइसलैंड है, एक स्मॉलर आइसलैंड है, लेकिन दूरी क्या है, सेम है। इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी क्या है, सेम है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, सेम है। अब हमें देखना है कि कैसे ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ग्राफ एग्जाम में आपके आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे देखिए बना हुआ है आपका है एक रेट ऑफ इमिग्रेशंस दिया हुआ है, और ये नंबर ऑफ स्पीसीज दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं चूँकि यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे दोनों आइसलैंड है, ये भी और ये भी, दोनों समान दूरी पे हैं, तो पहले क्या होगा, इमिग्रेशन यहाँ से दोनों स्पीसीज क्या होता है कि समान रूप से यहाँ भी जाएंगी, यहाँ पे भी जाएंगी। यानी शुरुआत में रेट ऑफ इमिग्रेशन आने वाले स्पीसीज की तो बराबर होगी, दूरी बराबर, तो इधर भी जाएंगे इधर भी आएंगे। लेकिन कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पीसीज का इमिग्रेशन रेट ज़्यादा होगा, यहाँ पे स्पीसीज का इमिग्रेशन रेट कम होगा। यहाँ आने वालों की संख्या कम होगी, यहाँ आने वालों की संख्या ज़्यादा होगी। क्यों कि ये वाला आइसलैंड चूँकि बड़ा है, चूँकि ये आइसलैंड बड़ा है तो यहाँ पे कंपटीशंस कम है, रिसोर्स ज़्यादा है, तो यहाँ जो भी आएगा उसको इजीली भोजन मिल जाएगा, कंपटीशन कम फेस करना पड़ेगा, रेट ऑफ एक्सटेंशन उसका कम होगा। वहीं यहाँ पे क्या होगा, जो इमिग्रेशन, चूँकि शुरुआत में तो स्पीसीज आएंगी, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कि रिसोर्स कम है, वहाँ नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल पहले से ज़्यादा है और कंपटीशन वहाँ पे ज़्यादा है, तो जो आने वाला है उसको भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे और उसका एक्सटेंशन रेट इस वजह से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया है कि यहाँ पे देखिए इस लाइन पे दिया गया इमिग्रेशन रेट दिखाया गया है कि दोनों स्पीसीज का, दोनों आइसलैंड पे शुरुआत में इमिग्रेशन रेट समान होगा। लेकिन रेट ऑफ एक्सटेंशन की बात करें तो देखेंगे कि रेट ऑफ एक्सटेंशन जो स्मॉल है, जो बी है, जो स्मॉलर साइज का, उस पर रेट ऑफ एक्सटेंशन क्या है, ज़्यादा है। और इसके कंपेयर में रेट ऑफ एक्सटेंशन जो बी है, जो लार्जर साइज है, जो ए है, जो लार्जर साइज है, उसका रेट ऑफ एक्सटेंशन कम है। कारण क्या है कि जो बड़ा वाला है, जो बड़े साइज़ का आइसलैंड है, आप देख रहे हैं कि उस पर क्या हो रहा है कि जो कि रिसोर्स ज़्यादा है, कंपटीशंस कम है, तो एक्सटेंशन रेट क्या होगा, कम होगा, लड़ाई झगड़े कम होंगे तो डेथ कम होगी। तो वहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो ए है वहाँ पे जो आपका एक्सटेंशन रेट क्या है, कम है। वहीं पे देख रहे हैं जो स्मॉलर साइज़ का आइसलैंड है, वहाँ पे चूँकि रिसोर्स कम है, स्पीसीज ज़्यादा है, तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, कंपटीशन ज़्यादा होता है, एक्सटेंशन रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हाई एक्सटेंशन रेट होता। तो इस तरह से आप देखेंगे कभी भी आपके एग्जाम में ग्राफ दे सकता है और उस ग्राफ को आपको समझना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका कंडीशंस है, इसके बेस पे ये आपका ग्राफ प्लॉट किया गया है। यहाँ पे एक्सटेंशन रेट है, यहाँ पे इमिग्रेशन रेट है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक केस और हम लेते हैं। यहाँ पे एक केस दिया गया है कि दो आइसलैंड है, यहाँ पे देखिए दो आइसलैंड है। एक यहाँ पे देखिए, एक क्या है कि नियर है, एक क्या है, दूर है। दो तरह का आइसलैंड है। एक जो पास में आइसलैंड है उसकी बहुत कम डिस्टेंस है, ये क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस है। अब इसका कैसे ग्राफ प्लॉट करें, इस बात को हमें आपको ध्यान से देखना होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको समझना है कि कैसे ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। तो यहाँ ग्राफ आप देख के समझ सकते हैं कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो आइसलैंड नियर होगा वहाँ पे रेट ऑफ इमिग्रेशन, स्पीसीज के पहुँचना बहुत आसान होगा।
मैंने कहा ना कि जैसे आपको केस स्टडी मैंने बताया था श्रीलंका का और आपका मैंने बताया था अंडमान निकोबार का, कि जो करीब होगा वहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज भारत से जाने के पास होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कम दूरी पे है ऑलरेडी वहाँ प्रेडेटर्स कम होंगे और इजली स्पीसीज वहाँ पहुँच जाएंगी और वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो आप देखेंगे कि जो ए है वहाँ पे आपका ऑलरेडी ए स्पीसीज है, वहाँ पे रेट ऑफ आइमिग्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो डिस्टेंस ज़्यादा दूरी पे होगा वहाँ पर रेट ऑफ आइमिग्रेशन कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा स्पीसीज को तय करना पड़ेगा। साथ साथ क्या होगा, बीच में बहुत सारे प्रेडेटर्स होंगे जो उस पर हमले करेंगे, जिससे उनकी एक्सटेंशन रेट बढ़ जाएगी, डेथ ज़्यादा हो जाएगी और फाइनली यहाँ पे स्पीसीज कम पहुँचेंगी। इमिग्रेशन यहाँ स्पीसीज का पहुँचना कम होगा। इमिग्रेशन रेट क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका बी वाला उसका इमिग्रेशन रेट क्या है, ये लो इमिग्रेशन रेट है और यहाँ पे हाई इमिग्रेशन रेट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इमिग्रेशन रेट का। अब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो आइसलैंड पास में होगा, जो आइसलैंड पास होगा वहाँ पे स्पीसीज बहुत जल्दी पहुँच जाएंगी, क्योंकि वहाँ प्रेडेटर्स कम है, उसका एक्सटेंशन कम होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज वहाँ ज़्यादा पहुँचेंगी, इमिग्रेशन रेट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपने देखा जो पास स्पीसीज है, जो आइसलैंड पास है, वहाँ पे एक्सटेंशन रेट क्या है, कम है। तो स्पीसीज ए का क्या है, देखिए एक्सटेंशन रेट कम है। वहीं पर जो आइसलैंड दूर है, जो आइसलैंड दूर है वहाँ पे रास्ते में प्रेडेटर बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे और वहाँ पे चूँकि रास्ते में प्रेडेटर बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे तो एक्सटेंशन रेट ज़्यादा होगा और वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ कम लोग पहुँचेंगे और इस तरह से आप देखेंगे कि इसका एक्सटेंशन रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बी का एक्सटेंशन रेट ज़्यादा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो पास में आइसलैंड होगा उस पर इमिग्रेशन रेट ज़्यादा होगा। जो दूर होगा आइसलैंड जो दूर होगा वहाँ पे इमिग्रेशन रेट क्या होगा, लो होगा। जो पास में आइसलैंड होगा वहाँ पे एक्सटेंशन रेट क्या होगा, लो होगा। और जो बहुत दूर होगा यहाँ से, जो दूर होगा वहाँ पे एक्सटेंशन रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस तरह से ग्राफ आपके CSIR में आते हैं, आपको रिमेंबर रखना है। अगर आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए तो ग्राफ की बातें समझ गए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह से ये देखिए, इस तरह से भी ग्राफ CSIR में आता रहता है, जिसको कुछ समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि लार्ज आइसलैंड और यहाँ पे देखिए दिया गया रेट ऑफ एक्सटेंशन और रेट ऑफ इमिग्रेशन। इस तरफ देखिए एक्सटेंशन दिखाया गया, इस तरफ क्या दिया गया है, इमिग्रेशन दिया है। जो आप देख रहे हैं कि जो लार्ज आइसलैंड होता है, मैंने आपको बताया जो बड़े आइसलैंड होते हैं वहाँ इमिग्रेशन रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो स्मॉलर आइसलैंड होता है वहाँ इमिग्रेशन रेट कम होगा, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि कम लोग आएंगे, क्योंकि वहाँ रिसोर्स कम है, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो वहाँ लोग कम आएंगे। वहीं जहाँ पे स्पेस ज़्यादा होगा, रिसोर्स ज़्यादा होगा, वहाँ सभी स्पीसीज आना चाहेंगे तो इमिग्रेशन रेट। अब बात आती है एक्सटेंशन कहाँ ज़्यादा होगा, तो एक्सटेंशन वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पे साइज़ छोटी होगी आइसलैंड की, जहाँ पर रिसोर्स कम होगा, कंपटीशन ज़्यादा होंगे, सर्वाइवल फिटनेस के लिए लड़ाई उनके बीच में होती रहेगी, एक्सटेंट ज़्यादा कर जाएंगे तो वहाँ पे स्मॉलर आइसलैंड का क्या होगा, एक्सटेंशन रेट ज़्यादा होगा। जो लार्जर आइसलैंड होगा यहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, कंपटीशंस कम होंगी, उनके बीच में लड़ाई कम होगा तो एक्सटेंशन रेट भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कि इमिग्रेशन रेट किसका ज़्यादा है, किसका एक्सटेंशन रेट ज़्यादा है। इस तरह के भी CSIR में आपसे ग्राफ पूछे जा सकते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं कि और भी एग्जाम्पल्स की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन केसेस को दिखाया गया है। अगर आपको एक बात ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में आ रहे हैं, एक ग्राफ ये भी आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर कि आइसलैंड एरिया इफेक्ट, आइसलैंड डिस्टेंस इफेक्ट, ऐसे ग्राफ भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर देखा जाए यहाँ पे देखिए जो रेड लाइन है वो एक्सटेंशन रेट को दिखाती है, जो रेड लाइन आपकी है वहाँ पे यहाँ पे ये एक्सटेंशन रेट को दिखाती है और ये क्या है, इमिग्रेशन रेट को दिखाती है। ये इमिग्रेशन रेट को दिखाती है, एक्सटेंशन रेट को दिखाती रहती है। तो यहाँ इससे भी ग्राफ कभी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक चीज़ बात आपको ये ध्यान रख लेना है कि किसका ऐसे इमिग्रेशन रेट ज़्यादा हो सकता है, किसका इमिग्रेशन रेट कम हो सकता है। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा आपको।